जो पॉलिसी इस देश की सरकार लेकर के आई है वो शिक्षा के मामले में कुछ भी नया करने नहीं जा रही है, बल्कि इसके उल्टे इस देश के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उन सबको इन संस्थानों से दूर करने जा रही है। ये पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट जिस प्राइवेटाइजेशन की वकालत कर रहा है उसकी एक वानगी हम आपको आज बताते हैं। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, वहां हमारी एक परिचित आई हुई थी अपने बच्चे को लेकर के, अपने पति के साथ में, उनकी सास भी थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसको लेकर के आई हुई थी। जयपुर से चल कर के आई थी और इसलिए आई थी कि उसकी फेलोशिप नहीं मिल रही है। वो 1.5 साल में दूसरी दफा यूनिवर्सिटी आई थी अपने रिसर्च के सिलसिले में कि किसी तरीके से उसकी फेलोशिप चालू हो जाए तो वो लगातार यहाँ पर आ सके या यहाँ रह करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। लेकिन 1.5 साल में सिर्फ उसका दूसरी बार आना यहाँ पर हुआ, और वो भी अपने बच्चे, अपने पति और अपनी सास के साथ में, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ने देना चाहते। उन्हें डर रहता है कि बिना पैसे कैसे पढ़ेगी, और भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वो बहुत क्लियर कट कहता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की वकालत जब शुरू होती है तो आप याद कीजिए पिछले हफ्ते हरियाणा सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज को 153 करोड़ का कर्ज दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको एजुकेशन देनी है तो ये कर्ज लीजिए, और ये कर्ज आप जब भी वापस कर सकते हैं, समय से पहले वापस कर दीजिएगा। आखिर ये जो कर्ज दिया जा रहा है ये किससे वसूलेंगे यूनिवर्सिटी? जाहिर सी बात है, इस देश के जो मजलूम तबके से, जो दलित तबके से जो बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं उन सबसे वसूला जाएगा, और जो लोग नहीं दे पाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, या फिर आप लोन लेकर के पढ़ाई कीजिए। ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा एजुकेशन का पॉलिसी इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, शोषितों को इस सिस्टम से बाहर करने जा रही है। ये एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कहता है कि इसमें जो है आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा का बहुत क्लियर कट मतलब है, ये मॉडल विदेश से लाया गया, अमेरिका, यूरोप और अलग अलग जगहों पर चलता था। इन्हें लगा कि शायद यहाँ भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल जाएगा, और कट कॉपी पेस्ट करके उसको यहाँ ले आया गया। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश के हालात किस तरीके के हैं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के हालात कैसे हैं, इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस देश के गरीबों की स्थिति जब देखेंगे तो पता चलेगा कि 2/3 से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। वो कैसे अपना मोबाइल का इंतजाम करेगा, इंटरनेट और कंप्यूटर का इंतजाम करेगा, हम जानते हैं। और जब वो इंतजाम नहीं कर पाएगा तो होगा ये कि वो इन इंस्टीट्यूशन से बाहर हो जाएगा। और इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी न्यू एक्सक्लूजन की पॉलिसी है। इसके साथ साथ जब हम लोग देख रहे हैं कि जब शिक्षा को ऑनलाइन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक देश में एक सिस्टम पर बैठ करके एक टीचर पूरे देश के बच्चों को एक जो है सिस्टम के जरिए पढ़ा सकता है। ऐसे में रोजगार के जो हालात होंगे वो हालात हमारे सामने जिस तरीके की स्थितियां हैं, आने वाले दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए ये रोजगार को भी खत्म करने जा रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, आज़ादी के बाद अगर आज की तारीख में हम लोग देखें तो जो है बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड पर है। पिछले दिनों जो रिकॉर्ड डेटा आया वो डेटा कहता है कि इस देश के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रोजगार पाने की जो उम्मीद है वो उम्मीद को छोड़ दिया। दूसरी तरफ इस देश के हुक्मरान जो है बुर्के की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के हुक्मरान जो है हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो पर्टिकुलर तरीके का कपड़ा आप नहीं पहन सकते, आप ये नहीं खा सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं रह सकते हैं। और इस लड़ाई के जरिए वो इस देश के बड़े तबके को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इस देश का आदिवासी जंगल में अपने घर और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, तब वो चाहते हैं कि आप लोन लेकर के शिक्षा लेने के लिए आए।
आप कर्ज लेकर के पढ़ने के लिए आए। ऐसे में ये पूरी की पूरी पॉलिसी इस देश के जो शोषित, पीड़ित और वंचित तबके उनको बाहर करेगी। इसीलिए हम इस पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अगर ये पॉलिसी वापस नहीं होती है तो ये जान लीजिएगा कि जो चीज़ें हमें दी गई थी, जो हिस्सा अभी तक हमें मिला था, वो हिस्सा भी छिनने जा रहा है और जिस चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे थे वो शायद नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पॉलिसी का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि रोज़गार बढ़ रहा हो, बल्कि रोज़गार घटे हैं प्राइवेटाइजेशन के चलते। और आप देख लीजिए आज की तारीख में आप देखिए कि उड़ीसा में एक माइनिंग लगाई गई। माइनिंग के दरमियान ये कहा गया कि भाई यहाँ इस माइनिंग के ज़रिए इस इलाके के जो आदिवासी होंगे उनको रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन माइनिंग में जैसे ही जो है कंपनियाँ, मशीनें लगनी शुरू हुई, मशीनों के लगने के बाद रोज़गार ख़त्म हो गया, रोज़गार कम हुआ। लिहाजा आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा कि पिछले महीने जो है जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने उड़ीसा के जो एक कोकराझार जो डिस्ट्रिक्ट था उसके कलेक्टर आशीष ठाकरे को एक नोटिस भेजा था और नोटिस में ये कहा था कि वहाँ के डीजीपी को कि इन आशीष ठाकरे साहब को तुरंत गिरफ्तार करके आप कमीशन के सामने पेश करें, क्योंकि इन्होंने जो सरकार ने इन आदिवासियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इनको रोज़गार देंगे और ये नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कहीं पर भी रोज़गार आज तक नहीं बढ़ा। जब तक आपकी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, पब्लिक फंडेड रहेंगी, तभी आप जाकर के चीज़ों को बचा सकते हैं, रोज़गार को बचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचे। जी देखिए, लोकसभा राज्यसभा में नंबर तो तब भी थे जब इस देश में कृषि कानून लाए गए थे और उन्होंने पास करा लिए थे। लेकिन हमने देखा कि साल भर के बाद उन्हीं नंबरों के होने के बावजूद भी जो सरकारें हैं उन्होंने अपने मत वापस लेना पड़ा था। और हुआ ये कि जो है पूरा का पूरा जो पब्लिक का जो प्रेशर है, उस पब्लिक प्रेशर में ही जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें वापस होती हैं। किसान का जो बिल थे वो भी पब्लिक प्रेशर में वापस हुए, उसके लिए लगातार लगभग साल भर तक आंदोलन चला। अब ऐसे दौर में जब फिर से एनईपी के खिलाफ मूवमेंट बन रहा है तो इस मूवमेंट के दबाव में सरकार को फिर से वापस लेना पड़ेगा। जी सर, नोटबंदी के बाद से नकली नोट काफ़ी बढ़ गए हैं हमारे देश में। जी देखिए, ये एक ऐसा मसला है कि जिस तरीके का नोटबंदी को लेकर के आर्गुमेंट जब शुरू में दिए गए थे कि भाई कैशलेस इकॉनमी होगी, लेस कैश इकॉनमी होगी, या इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इससे काला धन खत्म हो जाएगा, वो सारे तो आइडिया जो है फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट आई और जो आपका सवाल है वो तो जाहिर सी बात है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये को जो किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्टडी करना, जो बेसिक जो रिसर्चर्स का काम होता है, सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटीज़ में है, सरकार ने वो बिना किसी प्लानिंग के किया तो वो हुआ और उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं कि भाई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं। तो ये सीधे सिंपल सी बात है। जी, 5th क्लास के बाद से इंग्लिश को इंडक्ट करा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश लोगों पर थोपी जा रही है? देखिए इंग्लिश को अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के बतौर आज की तारीख में इस पूरे देश में और एक दुनिया में जो है इस्टेब्लिश है। देखिए, इंग्लिश एक ज़रूरी हिस्सा हो गया है अब अगर एजुकेशन को देखें।